सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुल्तान जलसे के बाद एग्रेसिव मूड में पीडीएम ने आज अपनी तहरीक को पांचवें गियर में डालते हुए अब आर या पार लगाने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम ने लाहौर जलसे के बाद अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। दिसंबर और जनवरी और उससे आगे फिर क्या क्या करना है यह भी अब बिल्कुल वाज़ेह बता दिया गया है। पीडीएम इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने यह तजवीज़ पेश की है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम अरकान असेंबली अपने इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के पास जमा करवा दें, जिसे वो लॉन्ग मार्च के खात्मे पर स्पीकर को पेश कर देंगे। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। हम फिर इस्तीफे वापस नहीं चाटेंगे। लाहौर का जलसा तारीखी होगा और ये हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत को फर्क पड़ चुका है, अब उसके कुर्सी जो है वो उसके चूल्हे हिल चुके हैं, अब एक धक्का देने की और जरूरत। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को इन इस्तीफों की भी कोई परवाह नहीं है और उन्होंने भी अपनी जवाबी हिकमत अमली तैयार की हुई है। आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगर मैं अपोजिशन से ज़्यादा पुरएतमाद हूँ, अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वो इलेक्शन करा देंगे। अपोजिशन ये सब कुछ मनसूबा बंदी के तहत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले कुछ ममालिक अपोजिशन के पीछे हों। फ़ौज हमारे मुल्क की ही फ़ौज है और इसने हमेशा हुकूमत की मदद की है। एनआरओ और करप्शन केसेस के अलावा अपोजिशन से हर बात करने को तैयार हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं जिद्दोजहद कर रहा हूं और मैं ही जीतूंगा। इससे पहले काबीना इजलास में हमने इन जलसों से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपोजिशन को रोकेंगे नहीं, हम इनको एक्सपोज होने देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी तवज्जो तलब बात है कि कोरोना की तेज़ होती दूसरी लहर भी अब इस मुल्क में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं कि हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं, हम इन्हें रोकेंगे नहीं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से कुछ ही देर में अमीन मुकाम साहब और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मुराद राज साहब, वज़ीर आज़म अपोजिशन को रोकना नहीं चाहते, तसादुम से वो बचना चाहते हैं। कोरोना की ये दूसरी तेज़ होती लहर भी मुल्क में चल रही है। अपोजिशन को नहीं रोकेंगे तो कोरोना तेज़ी से फैल जाएगा। कोरोना को फैलने से रोकना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों चल रही है हुकूमत के दिमागों में? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, देयर इज नो कन्फ्यूजन। कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी क्लैरिटी से बता दिया गया है कि जलसे की इजाज़त हम नहीं दे रहे, मगर एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो ये लोग होंगे, क्योंकि आप हुकूमत की बात इस वक्त छोड़ देंगे। हुकूमत कोरोना पे क्या बात कर रही है, आप मेरी बात पे भी यकीन ना करें, आप किसी की बात पे यकीन ना करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के लोग हैं ना, इनको चाहिए कि अपने बंदे भिजवाएं हॉस्पिटल्स में बगैर किसी को बताए। हॉस्पिटल ओनर से बात करें या हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करें और पूछें कि कितने केसेस वहां पे हैं और कितने बेड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। इनको अगर ये हमारी बात करें ना कि हम इनसे कोई डर है या कोई खौफ है, कोई ऐसी चक्कर नहीं है, ना कोई प्रेशर है हमारे ऊपर। ये जितने मर्जी जलसे जुलूस करें, मगर खुदा का वास्ता है अवाम का ख्याल करें। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के अंदर। अगर अवाम का इंटरेस्ट होता तो ये इन हालात में जलसे जुलूस ना करते, ना ये लाहौर वाला करते। फिलहाल पोस्टपोन कर दें, कई चीजें नहीं जा रही, किसी को फिक्र नहीं है इनके जलसों की। मगर अगर अवाम की बात करनी है तो अवाम की जिंदगियों का ख्याल रखना पड़ेगा। अवाम की जिंदगियों का ख्याल रखना है तो फिर जलसा जुलूस रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है इस वक्त, सबको पता है ये बात अरबाब साहब। ये सिर्फ मुझे नहीं पता या गवर्नमेंट को नहीं पता, ये ऑपोजिशन को भी पता है। जिस तरह वो कल लाहौर में फिर रही थी ये मरियम सफदर जो है, इसको तो किसी का ख्याल नहीं है। ज़ाहिर है वो तो बाहर जाना चाहती थी, मियां नवाज शरीफ भी ये चाहते थे कि वो बाहर मरियम नवाज बाहर आ जाएं, लेकिन आप ही लोगों ने रोका हुआ था। इसीलिए उन्होंने जलसे जुलूस को एक तरीका समझा कि शायद इस तरीके से कोई आपसे डील हो सके बाहर जाने की। ज़ाहिर है वो डील कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब आप एक जानिब ये कह रहे हैं कि आवाम इसमें जलसों में इंटरेस्ट नहीं ले रही, और कल जो हमने मनाजिर देखे लाहौर में किस कदर आवाम थी वहाँ पर, आप इसको कोरोना फैलने का सबब भी बता रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। अगर आवाम इंटरेस्ट नहीं ले रही तो फिर इजाजत दे दें, जलसा करने दें, एक्सपोज हो जाएंगे, कितने कम लोग आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ जलसा करने दें। मैं कह रहा हूँ कि अवाम इंटरेस्टेड नहीं,
इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के अंदर। मैं आपको यह कह रहा हूं कि पीडीएम का, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के प्रॉब्लम्स के साथ। ये सिर्फ अपने एनआरओ के लिए कर रहे हैं सब कुछ। ये सिर्फ अपने आप को जेलों से बाहर करने के लिए कर रहे हैं। नवाज शरीफ किधर है? बाहर बैठा है। शहबाज शरीफ जेल में, नवाज शरीफ के बच्चे लंदन में बैठे हैं। शहबाज शरीफ का दूसरा बेटा वो लंदन में बैठा है। समदी लंदन में बैठा है। ब्रदर इन लॉ उनका वो उधर बैठा है। सब लंदन में बैठ के पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम का ख्याल रख। किस चीज का भाई? ये किस चीज का? सारे बाहर बैठे में याशियां करनी है, बाहर बैठ के प्रॉपर्टीज बनानी है, बाहर बैठ के इस मुल्क का पैसा लूटना, यहां से सारे प्रॉपर्टीज बनाने के लिए वहां पे, और एंड पे कहते हैं जी हमें पाकिस्तानी अवाम का बड़ा ख्याल है। कैसे डायलॉग है ये? जो कुछ करना है फिर यहीं पे आगे करो। क्यों नहीं आते हो पाकिस्तान वापस अगर इतना तुम्हें अवाम का ख्याल है? सारे क्यों बाहर बैठे लोगों की तवील फहरिस्त जो आपने गिनवाई, इसमें सिर्फ मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, बाकी तो कोई कन्विक्टेड नहीं है। आपकी हुकूमत को यहाँ पर 2.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आप लोग लाते क्यों नहीं? आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे इनको वापस लाने में? देखिए, क्योंकि हमारा इंग्लैंड के साथ वो नई साइन हुआ हुआ डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से आप रेड वारंट के थ्रू लोगों को यहाँ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, मगर इट डज नॉट हैपन राइट वे। किसको पता था कि ये सारे चोर यहाँ से भाग जाएंगे? किसने कहा था? ये तो जी हम बीमार हैं यहाँ जा रहे हैं, अच्छा जी दूसरा भागता है, तीसरा भागता है, आधी आधी रातों को निकल के यहाँ से भाग गए, और कोई वापस आने का भी इनका कोई नहीं है कि जी हम वापस आ जाएं। आप उसको देख लें जो इसाक डार ने जाके किया, उसको कहता है कि वो क्रॉस टॉक वाला होस्ट जो था वो ये चाह रहा था कि ये बंदा वापस पाकिस्तान चला जाए। आपने देखा कि उसकी बातचीत से लग रहा था, स्टीवन की बातचीत से लग रहा था कि वो कहता है यार खुदा का वास्ता मेरा मुल्क छोड़ो, जाओ अपने मुल्क में जाओ, जाके जो करना है। वहां पे बैठ के कहता है मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है 3 साल से, और छलांगे मार रहा था कुर्सी पे बैठ के, ऊपर नीचे हो रहा था। जिसको सर्वाइकल को, मेरी वालदा को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि वो किस तरह वो कितनी सख्ती में से गुजर रही है। वो तो वहां पे वॉक करता भी आपको हर जगह नजर आता है, सीट पे भी छलांगे मार रहा था, जिस वक्त इंटरव्यू हो रहा था उसको समझ भी नहीं आ रही थी वो। खैर वो कर तो इंटरव्यू तो बड़ा जबरदस्त उसने किया है कि कितनी तबाही उसने फेरी है अपनी इंटरव्यू पे आके। अल्लाह ताला सब कुछ करवाता है आपसे। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, एट द एंड ऑफ द डे अरबाब, आई विल टेल यू समथिंग कि ये 1% अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। 1% इनका जो सारा लेकिन इस वक्त तमाम महंगाई से, बैड गवर्नेंस से इतनी परेशान है कि इनके जलसों में हमें लोग तो नजर आ रहे हैं, अब वो इनके हार्डकोर कारकुनान हो या वो न्यूट्रल अवाम हो, पब्लिक तो हमें दिखाई दे रही है। हुकूमत भी ज़ाहिर है इसीलिए इनके जलसों पर पाबंदी लगा रही है। अब ये हुकूमत को आप बचाएंगे कैसे? चूंकि ये अब लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लॉन्ग मार्च के बाद मियां नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि तमाम इस्तीफे मौलाना साहब को दे दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च के बाद वो स्पीकर को, असेंबली के स्पीकर को इस्तीफे भी दे देंगे। फिर हुकूमत कैसे बचाएंगे आप अपनी? क्यों, ऐसे क्या हो जाएगा? सबसे पहला इस्तीफा मैंने दिया था, ठीक है जी, जब इस्तीफे हमने देने शुरू किए थे, सबसे पहला मैंने दिया था इधर लाहौर में बैठ के, मैं सिटिंग एमपीए था, ठीक है जी। एंड सबसे पहला जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैं आपको ये बताऊं कि जितने मर्जी ये इस्तीफे जमा करवा दें, जितने मर्जी इस्तीफे जमा करवा दें, क्या फर्क पड़ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे। पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, उनकी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर। आप आज ये बात नोट कर लेंगे, पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। सो इसलिए कहना कि इस्तीफे हम जमा करवा देंगे, करवा दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। आज प्रेशर नहीं है। आज पीपल्स पार्टी ने रजामंदी जाहिर की है कि जब ये तमाम जमातें पीडीएम की दीगर 10 जमातें इस्तीफे देंगी तो पीपल्स पार्टी भी इनके साथ ही इस्तीफे देगी। जब वो देंगे तब मैं आपसे, तब आप और मैं फिर इसी तरह बैठ जाएंगे, और जब वो देंगे तब। नून लीग के चंद लोगों ने तो, चंद अरकान ने आज इस्तीफे देना शुरू भी कर दिए, वो तो उनकी जानिब से तो इस चीज का आगाज भी हो गया। इतने 80 लोग हैं, 84 लोग हैं, समथिंग लाइक दैट, दे दें इस्तीफे, इलेक्शन करवा लेंगे। सो ऐसी क्या बड़ी बात है? इसमें हुकूमत के आने जाने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। 80 लोगों के पीछे हम हुकूमत करा देंगे, हुकूमत खत्म कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इलेक्शन हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? नो बिग डील, जीरो प्रेशर है। देखें, जब आप अवाम के साथ निकलते, हमसे ज्यादा बड़े जलसे किसने किए? किसी ने किए आज तक? किसी ने नहीं किया ना हमारे से बड़े जलसे। हमसे ज्यादा बड़ी लॉन्ग मार्च किसने की? किसने धरना दिया? जब 126 दिन ये वहां रह लेंगे ना, उसके बाद फिर बात करेंगे। चलें, मुराद साहब साथ रहिएगा। हसन मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो हसन, क्या पीपल्स पार्टी तैयार है इस्तीफे के मामले पर? बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी आ चुकी है?
बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस्तीफा मुझे समझ नहीं आती कि पूरे मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुई है कि इस्तीफा किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो इस्तीफा लेने जा रहे हैं जी। हमने क्यों इस्तीफे देने हैं जी? हम तो इस्तीफा लेने जा रहे हैं जी। उस रास्ते में, उस सफर में अगर किसी जगह हमें देने पड़े तो हम जरूर देंगे जी। और अभी तक तो वो मौका ही नहीं आया, वो मंजिल ही नहीं आई हम इस्तीफे दे दें। ये तो हमने फैसला करना है कि कौन सी जगह मुनासिब है, कौन सा वक्त मुनासिब है, किस वक्त हमने इस्तीफे देने हैं। इस्तीफे का तो अभी कोई ऐसा वो है ही नहीं जी। और अभी पीडीएम की इजलास हुआ है, उसमें फैसले होंगे, फिर वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इतना जल्दी इस्तीफों की क्यों है सारे मीडिया को जी? तो हसन साहब, फिर आपका जो मकसद था, फिर उसको आपने इतना लंबा क्यों कर दिया? पहले जलसे, फिर धरना, फिर लॉन्ग मार्च, उसके बाद फिर इस्तीफों का मामला। अगर आपको हुकूमत गिरानी थी, उसके लिए जो स्ट्रेटजी आपने प्लान करनी थी, ऐसी प्लान करते कि ये कोरोना की दूसरी लहर में लोग भी महफूज रहते, बड़े बड़े जलसे भी ना होते और आपका काम भी हो जाता। देखिए जी, अब जो सियासत है उसमें आपने अवाम को एतमाद में लेना होता है। हम अपनी अवाम के पास गए हैं जिन्होंने हमें मैंडेट दिया हुआ है, जो हमारे कारकुनान हैं, जो हमारी कौम है, उन्होंने हमने उनके सामने ये चीज रखी कि ये शख्स जो है ये मुल्क के लिए खतरनाक होता जा रहा है दिन ब दिन। इसने मुल्क का इंतजामी ढांचा तबाह करके रख दिया है। इसने मुल्क की इकॉनमी बिठा के रख दी है। इसने बेरोजगार कर दिया है सारी कौम को। इसने इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों से छत छीन ली है, लोगों से रोजगार छीन लिया है। हमने वो सारी चीजें कौम के सामने रखी और कौम ने उस पे हमारे पे एतमाद का इजहार किया। हमारे जलसों में आके, कोविड के बावजूद हमारे जलसों में आके कौम ने इस चीज को एंडोर्स किया कि वाकई ये आदमी शख्स जो है ये हुकूमत के अहल नहीं है, इसके पास टीम कोई नहीं है, इसका कोई होमवर्क नहीं है, इसका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप इसने 2.5 सालों में नहीं दिया। तो इसमें जलसों के अलावा और कौन सा जरिया होता है अपोजिशन के पास कि वो जाके अपने लोगों से बताए लोगों को कि ये मसाइल मुल्क को दरपेश है। ये हमारी अभी जलसे आपने कर लिए, इसके बाद आप उसकी ये नालायकी, इसके बाद आप लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद भी चले जाएंगे, वहां बैठे रहेंगे 126 दिन तक। तो खुद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी वहां बैठ चुकी है। पिछले साल मौलाना भी गए थे, वापस आ गए। आप लोग वहां पे कामयाब कैसे होंगे? अगर आप इस्तीफे देते हैं, वजीर आजम कह रहे हैं मैं इलेक्शन करा दूंगा, तो हुकूमत तो नहीं जाने वाली। ये बातें जो आप हमारे से पूछ रहे हैं, इनका मैं नहीं समझता कि कोई इस टाइम इन बातों की जरूरत है। अगर हम एक कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं है? तो इसके अलावा जो रास्ता आप समझते हैं मुनासिब, हमें वो बता दें, हम पीडीएम में वो डिस्कस कर लेंगे कि अरबाब भाई ये कह रहे थे, तो इस पे हम सारे बैठ के तो सलाह कर लें कि जैसे वो कहते हैं वैसे कर ले। मेरा भाई, सियासत हम लोगों ने करनी है ना। हमें पता है कि सियासत में क्या चीज किस वक्त मुनासिब है। अब आपने खबर देनी है, आपने अपना चैनल चलाना है, तो आपने डिसाइड करना है ना कि ये खबर मैंने ब्रेकिंग में लानी है, ये खबर मैंने किस जगह लानी है, ये मैंने फ्रंट पेज पे छापनी है, ये बैक पेज पे छापनी है। ये चीजें आपने करनी है ना। तो ये फैसला भी तो सियासतदानों ने ही करना है ना कि हमने किस वक्त इस्तीफे देने हैं, किस वक्त लॉन्ग मार्च करना है, किस वक्त जलसा करना है, किस वक्त धरना देना है। तो इसमें आप जल्दबाजी ना करें। इंशाअल्लाह ताला आप मशवरा मुझसे मांग रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, तो आप हुकूमत के साथ बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, उनसे बात कर लें, ताकि कोई ऐसा हल निकल आए। उनको कुछ अपनी चीजों पर कन्विंस कर लें, कुछ आप उनकी चीजों पर कन्विंस हो जाएं। हमें आपके इस मशवरे से भी कोई इतराज नहीं है। आप मुझे बता दें कि सियासी तारीख में मुल्कों में एहतजाज भी होते रहे हैं, कभी अपोजिशन भी गई है हुकूमत के पास चल के कि आओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो। हमेशा हुकूमत जो है वो इनिशिएटिव लेती है, वो लोगों को इकट्ठा करती है, एपीसी कॉल करती है, क़यादतों को बुलाती है। जब भी मुल्क के अंदर बहरान हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पूरी क़यादतों को इकट्ठा किया गया। जब वॉर ऑन टेरर के खिलाफ हम लड़ने जा रहे थे, तो उस वक्त पूरी कौम को अगर प्राइम मिनिस्टर आपको दावत देते हैं, इदारों को अगर मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं, तो आप एनआरओ की बात तो नहीं करेंगे, अपने करप्शन केसेस पर तो बात नहीं करेंगे? फिर वो बात देखिए, मेरी अर्ज सुन ले बस। आपकी ये जो बात है ना,
ये ही हमें वहां पे बातचीत करने से मना करती है। हमने कब एनआरओ मांगा है? अगर हमने एनआरओ मांगा होता तो इतना वाइब्रेंट मीडिया है, आपने तो हमें 1 मिनट में धो के रख देना था। कोई एक चले हसन साहब सही है, जरा साथ रहिएगा, अब जरा मुराद राज साहब से इस पर जवाब ले लूंगा। हसन साहब जरा रुकिएगा। मुराद राज साहब, हसन मुर्तज़ा साहब बता रहे हैं आप दावत दें, वज़ीर आज़म दिल बड़ा करें, हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, एनआरओ करप्शन केसेस पर बात नहीं होगी, बाकी जितने एजेंडे हैं, बाकी जितने मसाइल हैं इस मुल्क के, उन पर बैठकर कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि आवाम को भी ज़रा सुकून का सांस लेने का मौका मिले। देखिए, मैं सबसे पहले ये तो बताऊं कि इनको भी पता है कि जब ये फैटफ वाला मसला आया था, FATF वाला, इस पे 30 से ज़्यादा चीज़ें इन्होंने दी नैब को ख़त्म करने की, सब चीज़ें ख़त्म करने की। बात किसी और चीज़ पे हो रही थी और 30 से ज़्यादा शिकें लेके ये आ गए कि जी नैब को ख़त्म किया जाए, ये चेंजेस लाए जाएं, उसके अंदर ये मल्टीपल थिंग्स। सो अगर आप इस चीज़ के ऊपर बातचीत यहाँ पे शुरू करेंगे तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आके बात करें। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा खुल के कहा है कि आए मेरे पास, बैठें, बात करें। अगर ये फॉर्मल इनविटेशन चाहते हैं तो हम फॉर्मल इनविटेशन भी इंशाल्लाह ताला अरेंज कर देते हैं कि आए, बैठें, बात करें, एज लॉन्ग एज के वही वाली सिचुएशन नहीं होगी जो FATF वाली हुई थी। बिल्कुल हर चीज़ पे बात हो सकती है। तो ये मुराद साहब, ये फॉर्मल इन्विटेशन अगर आप जल्द से जल्द इनको भिजवा दें और इनको बुलवा लें अपने पास बात करने, चूँकि कोविड आज पिछले 24 घंटों में 89 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। कराची में कई मकामात पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, कई कारोबार, जिम, सिनेमा हॉल्स, मज़ारात वगैरह बंद कर दिए गए हैं। तो ये तो जितना जल्द से जल्द हो उतना बेहतर है, इसमें आप देर क्यों लगा रहे हैं फिर? और देखें, मैं यही परेशान हूँ कि सिंध में इनकी हुकूमत है, वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन्स हो रहे हैं और इनको एग्जैक्टली हालात का पता है क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट के पूरे सूबे में इनकी हुकूमत है। और फिर भी ये दूसरे सूबों के अंदर आके देखें क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे क्या हालात है, उनको पता है कि यहाँ पे कितनी जाने जा रही है, उनको पता है किस स्पीड से फैल रहा है, किस रेट पे ये फैल रहा है, और फिर भी आके जी हम लाहौर में जलसा करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि किसके साथ हैं ये अपने आप को बचाने के लिए, अवाम के लिए, अवाम की तो जिंदगी आप डाल रहे हैं खतरे में, जो कि गारंटीड खतरे में। ये भी नहीं अरबाब साहब कि इसमें हो कि हाँ जी शायद हो, शायद, गारंटीड है। ये सबको पता है सारी दुनिया में जो हालात हैं। और मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा हूं, मैं कहता हूं हसन साहब जो हैं, आज ही रात को लाहौर में जाएं, खामोशी से अस्पतालों का सिर्फ 2-4 का चक्कर लगाएं, उनको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि अस्पतालों के हालात क्या हैं और कहां पे कोविड की सिचुएशन है। मेरी बात पे ना यकीन करें, हुकूमत की बात पे बिल्कुल यकीन ना करें, खुद जाके आज शाम को सिर्फ खुद जाके एक चक्कर लगा लें। जी हसन साहब, अब ये जो सिंध में ज़ाहिर है स्मार्ट लॉकडाउन, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, अगर सिंध में इन हालात में कोई सियासी जमात जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं, अगर जलसा करने की इजाज़त आपकी हुकूमत से मांगती है तो सिंध हुकूमत इजाज़त देगी उसको जलसा करने की, कराची में किसी भी मैदान में, किसी भी मकाम पर? अब आप गुजारिश में एक करूं, आपने देखा होगा कि कोविड की वैक्सीन आ गई है, पूरी दुनिया जो है उसकी बुकिंग करवा रही है, पैसे दे रही है, तो उसको आने में भी टाइम लगेगा, वैसे भी तो मार्च तक कहीं जाके आएगी। सर, बाहर की दुनिया ने पैसे भी जमा करवाए। अब आप ऐसे ना अरबाब साहब करें, मेरा मौकफ तो मेरा रहने देना, मेरी जगह आप तो मौकफ ना। आप देखें पूरी दुनिया में लोगों ने वैक्सीन के पैसे जमा करवाए हैं, अमेरिका ने करवाए हैं, इंग्लैंड ने करवाए हैं, दीगर ममालिक ने करवाए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई एक पैसा जमा करवाया है? कोविड के इशू पे तो ये सीरियस ही नहीं है। जिस वक्त हम सारे कहते थे कि लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, आज ये लॉकडाउन क्यों नहीं करते? कर दें लॉकडाउन। ऑपोजिशन पिछले जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें $150 मिलियन उसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं कोरोना की वैक्सीन के लिए। भूसा के चलते होते रहे और ऑपोजिशन ना करे, इस तरह नहीं कोविड के पीछे छुपने देंगे। ये बड़ा दिल करें, बाहर निकलें, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म करें, अपने जो हमारी तो खत्म उन्होंने सजाई हुई है वो बंद करें। इन्हें चाहिए कि सबसे पहले तो मार्केट्स बंद करें, प्लाजे बंद करें, बाजार बंद करें, फिर अदालतें बंद करें, फिर बंद करें। हर चीज खुली हुई है, सिर्फ एक पीडीएम के जलसे जो हैं उनमें ही कोविड फैल रहा है। और फिर पीडीएम के जलसे जो है वो गुजरांवाला में जलसा हुआ है पीडीएम का, मेरे पास वहाँ केसेस सबसे कम है। सुल्तान में जलसा हुआ है, वहाँ केसेस कम है।
जाके देखे रावलपिंडी में, वहाँ जलसा ही कोई नहीं हुआ, कोविड के केसेस सबसे ज्यादा है। ये कहना कि सिर्फ पीडीएम के जलसों से कोविड का बढ़ता है, इन्होंने, हम जो कहते हैं कि हम एसओपीज के साथ जलसे कह देंगे, आप हमें प्रॉपर जगह दें, हम वहाँ कुर्सियां लगाएं, उसमें डिस्टेंस रखें, मास्क हम खुद बनवाते हैं, लाखों की तादाद में मास्क बनवाए हैं, सैनिटाइजर हैं, हम सारा कुछ करेंगे। लेकिन ये तो हमें 11th आवर जो है वो भी हमें जबरदस्ती स्टेज तक नहीं लगाने देते, हम जलसा करते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि जमहूरी दौर हो और लोगों की पकड़ धकड़ हो रही हो, जलसा मुल्तान में हो, बंदे फैसलाबाद से गिरफ्तार हो रहे हो। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी सियासत है? ये तो इस तरह बात नहीं चलती। आप मोहतरम वजीर साहब से कहें कि वो हुकूमत को इस बात पे लेकर आए कि जो हमारे 26 नकात हैं, अगर वो समझते हैं कि उनमें एक भी कोई गैर जमहूरी है, किसी की ज़ात के मुतल्लिक है, अगर वो अवामी एजेंडा नहीं, उस पर बैठ के हमारे साथ बात करें। जो पीडीएम के 26 नकात हैं, हम तो उनके अलावा बात ही नहीं करना चाहते। आज तक कभी किसी ने उस पर बात की है? क्यों सुबह शादी हॉल्स नहीं खुले हुए? मुराद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा। हसन मुर्तज़ा साहब, जो सवाल था मेरा वो कि अगर सिंध में उसका जवाब नहीं दिया। हाँ, कोई जमात अगर इस वक्त जलसा करने की इजाजत मांगे मुराद अली शाह साहब से, इजाजत देंगे या नहीं? जी यकीनन देंगे जी। तो सर ये शादी ब्याह में 200 से ज्यादा अफराद क्यों नहीं शरीक हो सकते? बैंक्वेट्स की आप लोगों ने छतें उड़वा दी हैं, खत्म करवा दी हैं, उसमें भी अगर 200 से ज्यादा कहीं बंदा हो तो छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर रहा हूँ, ये जवाब दे रहा हूँ कि ये दें सुबह एप्लीकेशन। कौन नहीं इन्हें इजाजत देता जी? आप तो आम लोगों को शादी ब्याह करने की इजाजत नहीं दे रहे, तो जलसों में तो फिर हजारों लोग होते हैं, 200 से ज्यादा लोग तो शादी में नहीं आ सकते पूरे सिंध में। ने पहले हाफजाबाद में जलसा किया है, फिर उसके बाद इन्होंने फैसलाबाद में जलसा किया है, फिर वजीर आजम साहब लाहौर में आए हैं, उन्होंने पूरा दिन गुजारा है, अपने इत्तेहादियों के साथ बैठे रहे हैं, अपने लोगों को मिलते रहे हैं, पूरी उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की है। तो ये अच्छा, क्या अदालतों में रश नहीं होता? बाजारों में रश नहीं है? कितने लोग हैं जो मास्क पहन के फिर रहे हैं? सही। तो मुराद साहब, एक मुझे बता दें, मुराद साहब, बाकी जगहों पे तो आप एसओपी को फॉलो करवाएं, जो आपने खुद अपने जलसे किए वो वहां से कोरोना नहीं फैला, और जिन शहरों में जलसे हुए नहीं वहां भी तो कोरोना फैल रहा है, फिर सिर्फ पीडीएम पर एतराज क्यों है? सर देखें, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि हमारे जलसे बंद हुए महीना हो चुका हुआ है, ठीक है जी, सब चीजें। नंबर 2, मैं इनको ये बताऊं कि मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या क्या बंद है। स्कूल हमने बंद कर दिए, कितनी मुश्किलों से खोले थे हमने। यूनिवर्सिटीज हमने बंद कर दी हैं, कॉलेजेस हमने बंद कर दिए। इतना नुकसान बच्चों का हो रहा है, मगर हमें बच्चों की जिंदगियां और टीचर्स की जिंदगियां और उनकी फैमिलीज की जिंदगियां जरूरी हैं। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आज जाके लाहौर में रेस्टोरेंट देखें, सब रेस्टोरेंट बाहर लगे हुए। इंडोर रेस्टोरेंट में इजाजत नहीं किसी को बैठने की। किसी रेस्टोरेंट में जाके देख लें, बाहर उन्होंने कनाते लगा के, डिफरेंट किस्म की सराउंडिंग्स लगा के सबको बाहर कर दिया हुआ है। शादी हॉल्स में लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, जहां पे बंदा ज्यादा हो रहा है, रात को टीमें फिर रही हैं, शादी हॉल्स को सील किया जा रहा है। अगर किसी का एक बंदा या 5 बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे, एक बंदा भी ऊपर है, उसको सील कर दिया जा रहा है। आप मार्केट्स में जाके देखें, मॉल्स के अंदर स्पेशली देखें, कितना ज्यादा इन चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। ये तो चाहते हैं कि मार्केटें बंद हो जाएं, ये चाहते हैं बिजनेसेस बंद हो जाएं, ये चाहते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसेस इस वक्त 50% स्टाफ पे चल रहे हैं। मेरा दफ्तर पाकिस्तान का सबसे सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान आर्मी के बाद 50% पे रोज चल रहा है। 50% लोग आते हैं, 50% अगले दिन आते हैं। सो आप हमें कह रहे हैं कि हमने क्या स्टेप्स लिए? यही तो सारे स्टेप्स लिए हैं। इतना बड़ा स्कूलिंग सिस्टम जो है पूरा पंजाब का हमने बंद कर दिया है। इतना खतरा है इस वक्त, आप हमें कह रहे हैं जी हमने स्टेप्स क्या लिए? आई मीन इतने स्टेप्स लेने के बाद हम कह रहे हैं जलसा जुलूस करना है, महीना ठहर जाए। महीना कहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा, ना आप कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। रुकिएगा, ये आप महीना 1.5 महीना ठहरने की बात कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हसन मुर्तज़ा साहब से ये पूछते हैं कि 1 या 1.5 महीने का इसमें क्या ब्रेक नहीं लिया जा सकता? कोविड की सेकंड लहर पर जब बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर लिया जाए, उसके बाद इस तहरीक को कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुराद राज साहब, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन मुर्तज़ा साहब,
ब्रेक से पहले जो मैं सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था कि अगर 1-1.5 महीने का गैप आप इसमें ले लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को जज कर लेते हैं, हुकूमत की जैसे जैसे आपकी तहरीक चलती रही, आप ये देख रहे हैं कि महंगाई में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, चीनी की, आटे की, गंदम की कीमतें अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं। इस दौरान आप महंगाई का भी जायज़ा ले लें, हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायज़ा ले लें, कोरोना को भी उस वक्त हुकूमत फिर ज़रा कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी, फिर आप अपनी तहरीक को कंटिन्यू कर लीजिएगा महीना बाद। बहुत शुक्रिया जी। अरबाब, अब आपने कहा है, पहले तो ये देखें ना जी, इन्होंने कहा है कि सारे डिपार्टमेंट जो है वो 50% उनका स्टाफ जो है स्केलेटन स्टाफ है। ये सिर्फ पंजाब असेंबली का सुबह देख लें कि 100% स्टाफ है या नहीं है। बातें करने को बड़ी आसान होती हैं और इनकी यही हरकतें जो है वो एतमाद में नहीं इन पे आ सकता कि जैसे ये कह रहे हैं जी कि महीना डेढ़ ठहर के ये एक्टिविटी कर ले। हम तो ठहर जाते हैं, हमें पता कोई नहीं है कि अब ये कह रहे हैं 1 घंटे के बाद इन्होंने यू टर्न लेना है या इन्होंने बदल जाना है। इन्होंने अपनी बात पे तो रहना नहीं है। आज तक किसी बात पे ये रहे हैं। इन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरी देंगे, बाद में इन्होंने कहा जी वो हमने ये तो नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था कि साथ ही रहिएगा जरा मुस्लिम लीग नून का ही मौक़िफ़ जान लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ लीग नून के सीनियर रहनुमा। राना साहब, अब ये लाहौर के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर इस्तीफे देंगे, सेनेट इलेक्शन से पहले ही घर भेजना है हुकूमत को तय कर चुके हैं आप? जी बिल्कुल, ये तय है क्योंकि इस हुकूमत को मजीद वक्त देना जो है वो मुल्क और कौम से जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती और बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये हर लम्हा जो है ये मुल्क पे भारी और कौम पे भारी हो रहा है, क्योंकि ये बहुत नाअहल टोला है और ये तकब्बर और नफरत में गर्क जो है इंसान जो है ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है। इसने न सिर्फ मुआशियत का बेड़ा गर्क किया है बल्कि इसने हमारी अखलाकी कदरों को, सियासी रवादारी को, हर चीज को जो है वो नेस्तो नबूद कर रहा है। इसलिए इसे जितनी जल्द घर भेजा जाए उतना ही जो है वो मुल्क और कौम का फायदा होगा। अच्छा राना साहब, अब तय आप लोगों ने किया कि लॉन्ग मार्च के बाद आप लोग इस्तीफे देंगे, इसका मतलब आपको ये इल्म है अच्छी तरह से कि जलसों से भी हुकूमत नहीं गिरेगी, आपके लॉन्ग मार्च से भी नहीं गिरेगी, उसके बाद फिर आप इस्तीफे देंगे? अच्छी तरह से आपको पता है कि लॉन्ग मार्च से भी नहीं जाने वाली हुकूमत? नहीं, उसमें ये है कि ये हमारा पहला मरहला था जलसों का। सही। उसके बाद दूसरा मरहला या रैलीज का हो सकता है या लॉन्ग मार्च का हो सकता है। ठीक। और जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला तो फिर कश्तियां जला के पहुंचेंगे ताकि फिर उसमें कोई वापसी का रास्ता ना रहे। तो उस वक्त फिर रिजाइन का, इस्तीफों का ऑप्शन जो है उसे भी बुरुए कार लाने का जो है वो क़यादत जो है वो ज़हन में रखती है। बाकी फैसला पीडीएम की क़यादत ने करना है, कंसेंसस से करना है। बिल्कुल, लेकिन राना साहब फैसला होगा, आप जैसे इस्तीफे देंगे, वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन करा दूंगा, वो तो नहीं कोई टेंशन ले रहे हैं। आज सीनियर सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है, कहा है कि मैं पहले से ज्यादा पुरएतमाद हूं और पीडीएम से भी ज्यादा पुरएतमाद हूं। आप इस्तीफे देंगे, वो इलेक्शन करा देंगे, आप लोग तो फिर सियासत से आउट हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि इस्तीफे देके हम घर जाके सो जाएंगे? फिर क्या करेंगे सर? इस्तीफे हमने इसलिए देने, हम इसका इलाज करेंगे, वहां पे बनी गाला और प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे। ये तो हमने ये तो नहीं कि इस्तीफे देके हम घर आके बैठ जाएंगे और ये जो है वो इलेक्शन करवा लेगा। ऐसा नहीं होगा तो और ना ये दिल्ली इलेक्शन करवा सकेगा। जनरल इलेक्शन ही होने हैं, अब जब भी होने हैं और बहुत जल्द होने हैं और वो फ्री होंगे, फेयर होंगे, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होगी और सिर्फ अवामी राय, अवामी मैंडेट जो है वो किसको हासिल हो, इसे हासिल हो जाए, सब डायलॉग हासिल हो जाए, किसी और को हासिल हो जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो अभी नहीं हुई हैं, ना इस हुकूमत ने की, ना उससे पिछली, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? जो जमात हारेगी वो कल फिर दांधली का शोर मचाएगी। किसी रिफॉर्म का जरूरत नहीं है, किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ आइन के ऊपर अमल किया जाए। आइन के ऊपर अमल करते हुए सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अपनी अपनी हदूद में काम करें तो इलेक्शन फ्री भी होगा, फेयर भी होगा। किसी फर्दर अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन राना साहब देखें, 2008 में जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती, 2013 में आपकी जमात जीती, हर इलेक्शन में ये शोर हुआ कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, जीतने वाली जमात ने धांधली की है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने अपने टेन्योर पूरे किए। अभी इस हुकूमत को 2.25 साल 2.5 साल हुआ है, इनको भी आप चलने दें, 5 साल बाद फैसला कर देंगे अवाम, अगर अवाम मुखालिफ पॉलिसी है इनकी तो?
नहीं, देखिए उसमें ये है कि एक गलती होती है। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा एहतसाब का निज़ाम है, हमारा इलेक्शन का, यानी एक चीजें जो है वो उनमें खराबी होती है, लेकिन वो खराबी बढ़ते बढ़ते फिर ऐसी सूरत अख्तियार कर लेती है कि वो फिर नासूर बन जाती है, वो फिर काबिल बर्दाश्त नहीं रहती। तो ये जो गलतियां कोताहियां वैसे तो हमारे सिस्टम में 70 साल से हैं, जिनको हम बावजूद, और उसकी वजह भी जो है ये फ्रस्ट्रेशंस हैं, गैर आईनी मुदाखलत है। लेकिन जब हम इसको बेहतर नहीं कर सके तो अब ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं कि अब अगर इसे हम दुरुस्त नहीं करते तो शायद फिर हम अपना खुदाना खासा वजूद कायम न रख सके। इसलिए अब इस चीज को जो है वो हमें रिजॉल्व करना होगा। सही, लेकिन हाँ साहब, जो एक कोरोना की दूसरी लहर ज़ाहिर इस वक्त चल रही है, इससे लोग इफेक्ट भी हो रहे हैं, तो ये इस्तीफा वाला ऑप्शन आपने रखा है सबसे आखिर में। ये जलसे जुलूस को रोक के, पब्लिक गैदरिंग्स को रोक के, अगर आप इस्तीफा वाला ऑप्शन पहले ले आए तो ज़ाहिर लोग भी उससे बच सकते हैं इफेक्ट होने से। नहीं, वो पब्लिक गैदरिंग जो है वो जहां हम करते हैं, ये कोरोना ऐसा जो है वो शरारती और हरामी है कि जलसे से पहले जो है वो हमला कर देता है, जब जलसा हो जाता है फिर दौड़ जाता है। गुजरांवाला में जब आपने जलसा दिया उससे पहले कोरोना की अफवाह थी, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा था गुजरांवाला में, क्योंकि कोरोना आ गया, कोरोना फैल गया। जिस दिन जलसा किया उसके बाद कोरोना गायब हो गया, फिर ये कोरोना मुल्तान चला गया, मुल्तान में शोर होता रहा, हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए। अब जलसे से 2 दिन पहले 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया। अब जिस दिन से जलसा मुल्तान में हो गया है, कोरोना वहां से गायब, अब इधर लाहौर आ गया। तो ये कोरोना जो है ना, ये बड़ा शरारती और हरामी कोरोना है, और जब तक जो बनी गाना में कोरोना बैठा है उसको बाहर ना निकाला तो ये कोरोना इसकी शरारतें करने से बाज नहीं आएगी। लेकिन आज आप हॉस्पिटल्स को विजिट किया आपने? वैसे लाहौर के, मुल्तान के, फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में आपको पेशेंट्स वैसे नहीं दिखाई दे रहे? पिछले 24 घंटों में 89 लोग पूरे मुल्क में मरे हैं, 89, 100 के करीब एक बड़ा फिगर है, तो आप इसको नहीं कंसीडर कर रहे? देखिए, वहाँ पे जब आप ऑक्सीजन नहीं देंगे लोगों को, दवाई नहीं देंगे, अनाज नहीं करेंगे, ये तो जाहिर है, लोग तो मरेंगे। उनका भी मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। वो जो पेशावर में लोग मरे हैं, बेशक वो कोरोना के मरीज थे, लेकिन मरे तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सही, वो बिल्कुल वो इन पर बनता है लाना साहब, वो इनकी नाअहली है और उसकी इंक्वायरी कमेटी भी इन्होंने बनाई है, इंक्वायरी रिपोर्ट भी चली, लेकिन उसको कोरोना से मिलाना तो फिर वो भी ज्यादती वाली बात हो जाएगी। जरा कोरोना का मामला एक बिल्कुल अलग मामला है। कोरोना के लोग तो सिंध में ही मर रहे हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो क्या पीपल्स पार्टी भी ऑक्सीजन नहीं दे रही उन लोगों को? आप मुझे बताएं कि कोरोना वार्ड जो है, जो किसी शहर में किसी हॉस्पिटल में चलेंगे, वहाँ पे आप मुझे बताएं उस पर एसओपी के ऊपर अमल हो रहा है? ये बाजारों में हो रहा है, दुकानों में हो रहा है, मार्केटों में हो रहा है। सही, चले राज साहब साथ जी, साथ ही आप रहिएगा जरा, मुराद राज साहब से इस पर मैं जवाब करवाएंगे। सही, राज साहब साथ ही रहिएगा। मुराद राज साहब, जाहिर है फिर वही बात के एसओपीज पर अमल दरामद बाकी तो कहीं नहीं हो रहा, ना शॉपिंग मॉल्स में हो रहा है, ना सड़कों पर हो रहा है, ना पब्लिक गैदरिंग्स दूसरी जो हो रही हैं उनमें हो रहा है, सिर्फ पीडीएम पर आप एतराज़ कर रहे हैं। इनको महदूद करने के लिए इस वक्त ये हुकूमत की पॉलिसी लग रही है, कोरोना के पीछे आप छुप रहे हैं। देखें, एक तो मुझे राना साहब पे भी आ रहा है कि सारी लीडरशिप, उनके बच्चे बुच्चे सारे रिश्तेदार बाहर बैठे हैं मुल्क से, 2 बंदे जेल में हैं, एक वो लड़की बाहर निकली हुई है, उसको भी मुझे तो समझ नहीं आ रही जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर निकल सकती है तो फिर मेरे ख्याल से बाकी औरतों को भी बाहर निकाल देना चाहिए, जिनका इतना ही जुर्म हो जितना जुर्म इनका है, जिसके लिए इनको जेल भेजा गया था। एक तो मेरे ख्याल से बाकी औरतों को भी इसी तरह बेल पे हमें बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरी बात यह कि लीडरशिप बाहर मुल्क बैठी है और यहाँ बैठ के लड़ाई अवाम की लड़ रहे हैं, और मैं तो दोबारा कहूंगा जो पहले भी बातें की, अब क्योंकि पहले हसन साहब यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे, उनके भी यही सवाल थे। मुझे तो रहम आता है बाकी में इन लोगों पे कि लीडरशिप बाहर चोरों की तरह भाग गई भी है, चोरों का दिफा ये कर नहीं सकते हैं, और फिर आ जाते हैं कि जी हम अवाम के लिए खड़े हैं। आपको हालात बताएं, राना साहब जाके देखें ना अस्पतालों में जो हालात हैं वो कभी होने नहीं है, ना हमें पता लगना कभी इन चीजों, इन्होंने जाके कभी देखने नहीं है, इनको ना पता लगना है, क्योंकि वो बंदा जब आ जाए ना उस मोड के अंदर कि मैंने किसी चीज को मानना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं हमारी बात ना माने भाई, मैं तो कह रहा हूं कि मेरी बात ना माने कि कोरोना फैल रहा है, मैं कह रहा हूं हुकूमत की बात ना माने,
मैं कह रहा हूं डॉक्टरों की बात ना माने, जाके सिर्फ अस्पतालों में देख ले, खुद ही जाके देख लें और कुछ भी ना करें। जिस तरह के वो कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे, तो आप देख लें। बात मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि सब बाहर बैठे, राना सनाउल्लाह बेचारा यहां बैठ के केस लड़ना चाह रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने बड़ी जबरदस्त बात की, आपने कहा कि जी इस्तीफों को एंड पे क्यों रखा हुआ है, पहले क्यों नहीं कर देते, क्योंकि लोगों की जानें भी बच जाएंगी। आपने देखा कि हसन साहब का मौकफ बिल्कुल और था, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस्तीफों के अंदर। कहते जी आप कौन है मुझे कहने वाले कि हम लोग इस्तीफे पहले दे दें। आपने राना सनाउल्लाह का देखा, उसने कहा जी आखिरी चीज है इस्तीफे, पहले हम वहां करेंगे, फिर आपने कहा कि इलेक्शन करवा देंगे वहां पे। उन्होंने कहा जी किस तरह इलेक्शन करवाएं। भाई आप तो एक आम सिटीजन होंगे वहां पे, आप क्या कर सकते हैं? इलेक्शन होने, इस्तीफों के बाद वाली जो बात कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है कि इलेक्शन आप कैसे कराएंगे, वो घेराव कर लेंगे बनीगाला का, असेंबली का, ये तो फिर किस तरह हो सकता है? देखें, आपने देखा हम ये सब कुछ कर चुके हैं कि नहीं, मुझे ये बताएं। हम सब जगहों से हो के आके आपको ये बता रहे हैं कि ये सब चीजें जिसने करनी है कर ले। सही। एट द एंड ऑफ द डे जो होना है वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के होना है, बातचीत से होना है, और अगले इलेक्शन तक का इनको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 साल कोई कहीं नहीं जा रहा, 2.5 साल सुकून से ये बैठे और अपनी जेलें काटें, और अपने जो मुल्क बदर ये खुद हुए हुए हैं, जो ये एब्सकॉन्डर बने हुए हैं, और ये सारे जो चोर हैं, ये बैठ के अब 2.5 साल इसी तरह इनके साथ। चलें, बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, हसन मुर्तजा साहब और राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि 2.5 साल ऑपोजिशन को इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो 2.5 साल के बाद ही इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वक्त से पहले कोई कहीं नहीं जा रहा, ये हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की दूसरी बढ़ती हुई लहर पर कुछ बात करेंगे। 89 लोग गुज़िश्ता 24 घंटे में इंतकाल कर गए। इस वक्त क्या पूरे मुल्क में सूरत हाल है, कुछ नजर डालेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की तेज होती दूसरी लहर ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स ये कह कहकर थक गए हैं कि अगर एहतियात और एसओपीज पर सख्ती से अमल नहीं किया गया तो ये दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और बड़ी तबाही ला सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से अमवात की तादाद अब सेंचुरी के करीब पहुंच गई है, और दूसरी लहर में आज सबसे ज्यादा 89 अमवात हुई हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मुल्क के 5 माह के अरसे के दौरान ये एक ही दिन में होने वाली रिकॉर्ड हलाकतें हैं। एनसीओसी का कहना है कि कराची में अवाम की बेएहतियाती के बाइस कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, और जहां केसेस का तनासुब अब बढ़ते हुए 21.8% तक पहुंच चुका है। कोरोना केसेस में दूसरे नंबर पर मीरपुर आजाद कश्मीर है, जहां मुस्बत केसेस का तनासुब 18% से जायद हो चुका है। एनसीओसी के मुताबिक सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.87%, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 9.7%, बलूचिस्तान में 8.6%, खैबर पख्तूनख्वा में 9.6% और इस्लामाबाद में 4.8%, जबकि पंजाब में 4% तक ये शरह पहुंच चुकी है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर नौशीन साहबा, प्राइम मिनिस्टर कई बार ये कह चुके हैं कि इस बार हम लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे। ये 24 घंटे में 89 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं, बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो गई है। क्या लग रहा है आगे आपको, ये लॉकडाउन लगेगा या एसओपीज को ही मजीद सख्त करना पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त लॉकडाउन्स जो हैं उनका दायरा कार जो है बढ़ाया जा रहा है। आज भी लाहौर में मजीद कई इलाकों में जो है वो लॉकडाउन किया गया है, और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं इनके जिस तरह से हमें केसेस की रिपोर्ट आती है, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये लॉकडाउन जो है उनकी दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। अभी तक नेशनल लॉकडाउन की कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहली पीक पे जैसे आज हम समझ रहे हैं कि हम वहां खड़े हैं जहां पे जून में हम लोग थे, तो उस वक्त भी ये स्मार्ट लॉकडाउन्स की जो थी पॉलिसी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। तो यही स्मार्ट लॉकडाउन्स की पॉलिसी जो है वो अभी भी हम लेके चल रहे हैं, और इसका मगर ये कि मजीद इसमें दिन ब दिन जो है जिस तरह केसेस आते जा रहे हैं, हॉटस्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, तो ये दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और जाहिर है डेफिनेटली एसओपीज की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी ज़रूरी है, और उसके लिए भी आप देख रहे होंगे कि लोकल इंतज़ामिया जो है वो अब हरकत में है, और फाइन्स भी हो रहे हैं, और शॉप्स को सील भी किया जा रहा है, और जहां जहां पर भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है
वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अभी गवर्नमेंट चल रही है, आपको लगता है कि ये जो नेशनल लॉकडाउन में अगर डिले हो रहा है, गवर्नमेंट गलती तो नहीं कर रही? क्योंकि ये 89 तो ये 89 ये तो एक बहुत बड़ा फिगर है। लास्ट वीक फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, उन्होंने बड़ा वाजे कहा था कि लॉकडाउन लगने की तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है। तो ये डिले करके क्या गवर्नमेंट गलती तो नहीं कर रही आपके ख्याल में? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरे ख्याल से गलती नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत एहतियात से मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पे क्या पोजीशन है, कितना ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया। तो ये मेरे ख्याल से गलती बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत एहतियात से केयरफुल मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा असल में हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। आप देखें कि अभी वैक्सीन आने में कई महीने लगेंगे कि इस क्वांटिटी में मिल जाए, दवाई कोई इसकी है नहीं, तो अभी फिलहाल कोई इसके अलावा चारा नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ऐसे इलाके जहां पर प्रॉब्लम्स हैं उनको लॉकडाउन करें। कंप्लीट लॉकडाउन तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल अल्टीमेटली लास्ट मेजर होगा, लेकिन फिर उसको जो गरीब लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर रोजी कमाते हैं उनको कैसे आप सपोर्ट करेंगे? तो वो तो आपके लिए मुमकिनात में से नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है ये पहले भी कामयाब रही है और अब भी इंशाल्लाह ये कामयाब रहेगी, लेकिन हमें इसमें लोगों को ताउन करना चाहिए और जो सियासतदान हैं उनको चाहिए सियासतदानों को अपनी सियासत एक तरफ रखें और सबसे पहले लोगों के जो जिंदगियां हैं उनका ख्याल करें। इस वक्त जो है बड़े बड़े जलसे करना और सबको मिलना, आप देखिएगा जहां जहां जलसे हुए हैं उसके 2 या 3 हफ्ते बाद अमवात भी ज्यादा होंगी वहां पर और वहां पे केसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये जो है ये अपने मकासद हासिल करने के लिए सियासी मकासद लोगों को कुर्बान करना जो है ये सियासत नहीं कहलाई जा सकती। ये तो कत्ल आम हो जाता है कि आप इस तरह कर रहे हैं। तो इस वक्त वैक्सीन भी बहुत सारी डेवलप हो रही है, तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड गुड वैक्सीन्स कमिंग इनटू पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो आपकी ये तजवीज़ है इस पर तो जाहिर है ना अपोजिशन अमल कर रही है ना हुकूमत अमल कर रही है। हुकूमत कह रही है कि उनको करने दें, हम एक्सपोज करना चाहते हैं। डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो फर्स्ट वेव थी उसमें बहुत कामयाब हुई थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस पॉलिसी की तारीफ की गई थी, प्राइम मिनिस्टर बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं इसका, लेकिन ये अब इस दूसरी वेव में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? जो डेथ टोल है ये हर गुजरते दिन के साथ क्यों बढ़ता जा रहा है? जी देखिए, इसकी जाहिर सी बात है कि मेन वजह तो इसकी फैलाव की हमेशा वो ही होती है कि जब SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पहली दफ़ा में कंपैरेटिवली एक थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टर पॉलिसी थी कि उस वक़्त सारे ये रेस्टोरेंट्स भी बंद थे, मार्केट प्लेसेस भी बहुत सारी जो थी वो बंद थी। तो अब इस दफ़ा ट्रांसपोर्ट को भी बंद किया गया था, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट्स भी बंद थी। तो इस दफ़ा SOPs जारी किए गए हैं और इन सारी चीज़ों को अलाउ किया गया है। जिससे आपने देखा है कि आउटडोर इवेंट्स की इजाज़त दी गई है, मगर वहाँ पर भी SOPs की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त दी गई है, मगर ट्रांसपोर्ट में भी SOPs को फॉलो करना ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। तो पिछली दफ़ा चूँकि ये तमाम चीज़ें बंद थी, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा सा बेहतर हमें रिजल्ट मिला था। इस दफ़ा भी वही रिजल्ट हमें मिल सकता है अगर इन तमाम जगहों पे लोग जो हैं वो एहतियात करें और SOPs के साथ करें। शॉप्स में जाना है, अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे और अगर अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो शॉप्स भी खुली रह सकती हैं। ट्रांसपोर्ट भी अगर खिड़कियां खोल के ये लोग अपनी बसेस वगैरह चलाते हैं और डिस्टेंस के ऊपर 6-6 फीट के डिस्टेंस पे लोगों को बिठाते हैं तो तब भी वो फैलाव जो है वो रुक सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हो यही रहा है कि लोग बिल्कुल SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं और पब्लिक गैदरिंग्स भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हो रही हैं, रैलीज भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो ये सारी चीजें उस वक्त मौजूद नहीं थी पिछली लहर में और यही फर्क है पिछली लहर और इस लहर में जो इस हमें तो डॉक्टर अतौर रहमान साहब, ये लोग इस बार इतने रिलैक्स क्यों हो गए हैं? जो आम लोग हैं वो भी बड़े रिलैक्स हैं, जो जलसे जुलूसों में शिरकत नहीं भी कर रहे। क्या वैक्सीन आने की खबर आ गई है कि जनवरी में, फरवरी, मार्च में वैक्सीन आने वाली है? कभी रशिया से खबर आ जाती है, चाइना से, अमेरिका से, बरतानिया से। ये वैक्सीन की खबर सुनकर लोग इतने रिलैक्स हो गए कि SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे जैसे पहली वेव में किया करते थे। यहाँ से एक तो ठीक है, लोग थक गए हैं कोरोना वायरस के बारे में सुन के और फिर कहते हैं जो होना है हो जाएगा। बहुत से बिलीव भी नहीं करते। आपके यहाँ जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और जो लिटरेसी रेट है वो भी कम है। कोई आधे लोग तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो मीडिया का भी पहुंच है वो लिमिटेड है बहुत सारे लोगों तक। तो एक नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह है
लेकिन अगर आप देखें तो पिछली दफा जो आपकी जो पीक पहुंची थी, अभी तक उस पीक तक आप नहीं पहुंचे, जून में जो आपकी पीक आई थी। तो उम्मीद है कि आप उस लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जो जून में था, और ये उससे पहले कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें ताउन करना पड़ेगा, वरना फिर हुकूमत मजबूरन ज्यादा इलाकों को लॉकडाउन करना पड़ेगा हुकूमत को, विच आई होप विल नॉट हैपन। और वैक्सीन भी अभी पता नहीं कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है नहीं होती, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन आ रही हैं। कुछ की 2 डोज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ की 1 डोज है। पाकिस्तान में जो कैंसिनो बायो है उसकी 1 डोज, जो चाइनीज कंपनी है उसकी सिर्फ 1 डोज है। बाकी जो ज्यादातर वैक्सीन हैं उनकी 2-2 डोज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और कुछ वैक्सीन हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पे आपको रखनी पड़ती हैं और कोल्ड चेन चाहिए, और फिर किस हद तक आपको प्रोटेक्ट करती हैं, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। और कुछ ममालिक जैसे रशिया है, उन्होंने तो बगैर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किए हुए वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी और मार्केट करना शुरू कर दिया, यानी कि पैसा कमाने के लिए उन्होंने फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। ये जो है उन्होंने, रशिया ने अपनी दोनों कंपनियों ने यही किया है कि वो मार्केट करना शुरू कर दिया है। अभी तक ट्रायल भी खत्म नहीं हुए, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल तो शुरू भी नहीं हुआ और उन्होंने मार्केट करना शुरू कर दिया। तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी हमें कि कहाँ से वैक्सीन मंगाते हैं और फिर कौन सी इस्तेमाल करते हैं, और उसके रिजल्ट्स आते आते तक वक्त लगेगा। सही, उस तक आपको सिर्फ एहतियात करनी है। ठीक है, तो डॉक्टर नौशीन साहब, फिर रशिया ने भी पाकिस्तान को ऑफर की है वैक्सीन की, चाइना के साथ भी पाकिस्तान काम कर रहा है, अमेरिका और यूके भी ऑप्शंस हैं जहाँ से वैक्सीन ली जा सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब किन लाइन्स पर सोच रही है, कहाँ से वैक्सीन लेने के लिए सीरियस है, कौन से कितने क्लिनिकल ट्रायल्स जो पाकिस्तान में अब तक कामयाब हो चुके हैं, इंटरेस्टेड कहाँ से वैक्सीन लेने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसमें है कि जो हमें सबसे अफोर्डेबल वैक्सीन होगी, दूसरी उसकी अवेलेबिलिटी के वो हमें कितनी जल्दी वो वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं, और तीसरी ये कि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी किसकी सबसे ज़्यादा इंश्योर होती है। तो इन तमाम लाइंस के ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस वक्त काम कर रही है, और हम लोग ये जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि अपने फाइनल मराहिल में है वैक्सीन के, उनसे मुसलसल कांटेक्ट में है, उनसे मीटिंग्स भी हो रही हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है, प्राइसेस भी निगोशिएट हो रही हैं, और इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो फंड्स भी अरेंज कर रही है। तकरीबन $150 मिलियन पहले अरेंज किए गए थे, अब $100 मिलियन का और इजाफा किया जा रहा है। तो वो इंशाल्लाह ताला हर लाइन के ऊपर काम हो रहा है, और कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जो है ये वैक्सीन हमें मिल जाए। और उसके अलावा जो हमें गावी के साथ और WHO का जो प्लेटफॉर्म है कोवैक्स, जिसके साथ पाकिस्तान जिसका मेंबर बना है, और वहां से भी हमें 20% पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन मिलेगी। और इस वक्त जैसा कि आपके इल्म में है कि सारी प्रोक्योरमेंट के लिए कैबिनेट की एक कमेटी बना दी गई है, और के अंदर असद उमर साहब उसको लीड कर रहे हैं, हेल्थ के मिनिस्टर भी उसके अंदर हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर भी उसमें हैं, हमारे इंडस्ट्रीज के भी हैं। तो ये सारे लोग जो है उस कमेटी जो है इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है, इस वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट को, और इसके लिए फंड्स को अरेंज करना और जल्द से जल्द उसको मुल्क में लेके आना। ठीक है, तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, इंटरनेशनली के डॉक्टर से आप भी राब्ते में होंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के डॉक्टर से जो रिसर्च कर रहे हैं इन वैक्सीन पर, क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में, जनवरी, फरवरी, मार्च में एक्सपेक्टेड रखें हम कि ये वैक्सीन आ सकती है पाकिस्तान में? जी, कुछ क्वांटिटीज में आ जाएगी, लेकिन इस क्वांटिटी में नहीं आ सकती कि आपकी पूरी पॉपुलेशन कवर कर ले। उसके लिए आपको गर्मियों तक इंतजार करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और क्योंकि अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि कौन सी वैक्सीन आपको अभी खरीदनी है। सीनोफार्म, ये जो है 2 वैक्सीन के यहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं, एक कैंसिनो बायो और एक सीनोफार्म, दोनों चाइनीज हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल वैक्सीन भी अवेलेबल हैं जो कि सूटेबल हो सकती हैं हमारे लिए, और रिजल्ट्स भी इनके 90-95% सक्सेस रेट आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि गर्मी तक इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीन के आने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इस साल, अगले साल गर्मियों तक उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा, और उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ एहतियात का दामन ही थामे रखना है ताकि इस वबा से, इस बीमारी से बचा जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।